यहाँ मित्रों की एक गोष्ठी में अभी मैंने अपनी प्रकाशित कहानियों में से एक का पाठ किया था। उन्होंने तारीफ के पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और मैं मगन भाव से सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। मेरा हृदय आनंद से छलक रहा था और जीवन के एक ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जैसा पहले कभी नहीं किया था। फरवरी का महीना था, रात साफ थी और खूब तारों से जड़ा मेघ रहित आकाश धरती पर स्फूर्तिदायक शीतलता का संचार कर रहा था। जो नई गिरी बर्फ से 16 सिंगार किए हुए थी। इस धरती पर लोगों की नजरों में कुछ होना बड़ा अच्छा लगता है, मैंने सोचा। और मेरे भविष्य के चित्र में उजले रंग भरने में मेरी कल्पना ने कोई कोताही नहीं की। जी हाँ, तुमने एक बड़ी प्यारी सी चीज लिखी है, इसमें कोई शक नहीं। सहसा मेरे पीछे कोई गुनगुना उठा। मैं अचरज से चौंका और घूम कर देखने लगा। काले कपड़े वाला आदमी आगे बढ़कर मेरे निकट आ गया और अपनी पहली लघु मुस्कान के साथ उसने अपनी आंखें मेरे चेहरे पर जमा दी। उसकी हर चीज पहली थी, उसकी नजरें, उसके गालों की हड्डियां, उसकी दाढ़ी जो बकरे की दाढ़ी की तरह नुकीली थी, उसका समूचा छोटा सा मुरझाया हुआ ढांचा इतना नोक नुकीलापन लिए हुए था कि आंखों को चुभता था। उसकी चाल धीमी और निशब्द थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो बर्फ पर फिसल रहा हो। गोष्ठी में जो लोग मौजूद थे उसमें वो मुझे नजर नहीं आया, इसलिए उसकी टिप्पणी ने मुझे चकित कर दिया। वो कौन था और कहां से आया था? क्या आपने मेरा मतलब मेरी कहानी सुनी थी? जी हाँ, मुझे उसे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसकी आवाज तेज थी, उसके पतले होंठ और छोटी काली मूंछें थी जो उसकी मुस्कान को दबा नहीं पाती थी। उसकी मुस्कान उसके होठों से विदा होने का नाम ही नहीं लेती थी और ये मुझे बड़ा अटपटा मालूम हो रहा था। अपने आप को अन्य सबसे अनोखा अनुभव करना बड़ा सुखद मालूम होता है, क्यों? ठीक है ना? मेरे साथी ने मुझसे पूछा। मुझे उसके प्रश्न में कोई ऐसी बात नहीं लगी जो असाधारण हो, सो मुझे सहमति प्रकट करने में देर नहीं लगी। अपने दोनों हाथों को मलते हुए वो तीखी हंसी हंसा। उसकी हंसी मुझे अपमानित करने वाली लगी। तुम बड़े हंसमुख जीव मालूम होते हो। जी हाँ, बहुत। सिर हिलाते हुए उसने तायीद की। और मैं बाल की खाल निकालने वाला भी हूँ, क्योंकि मैं हमेशा चीजों को जानना चाहता हूँ। मैं हर चीज को जानना चाहता हूँ। वो फिर अपनी तीखी हंसी हंसा और अपनी वेध देने वाली आंखों से मेरी ओर देखता रहा। मैंने उस पर एक नजर डाली और ठंडी आवाज में पूछा, माफ करना, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे किससे बातें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? मैं कौन हूँ? क्या तुम अनुमान नहीं लगा सकते? फिलहाल तुम्हें उस आदमी का नाम उस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम होता है जो वो कहने जा रहा। नहीं, निश्चय ही, लेकिन ये कुछ बहुत ही अजीब है। मैंने जवाब दिया। उसने मेरी आस्तीन पकड़कर उसे हल्का सा एक झटका दिया और बोला, होने दो अली। आदमी जीवन में कभी तो साधारण और घिसी पिटी सीमाओं को लांघना चाहता ही है। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो आओ जरा खुलकर बातें करें। मान लो कि मैं तुम्हारा एक पाठक हूँ, एक विचित्र प्रकार का पाठक।
जो ये जानना चाहता है कि कोई पुस्तक, मिसाल के तौर पर तुम्हारी लिखी हुई पुस्तकें कैसे और किस उद्देश्य के लिए लिखी गई हैं, बोलो, इस तरह की बातें करना पसंद करोगे? जी हाँ, जरूर। मुझे खुशी होगी। ऐसे आदमी से बातें करने का अवसर रोज रोज कहाँ मिलता है। लेकिन ये मैंने झूठ कहा था, क्योंकि मुझे ये सब बेहद नागवार मालूम हो रहा था। फिर भी मैं उसके साथ चलता रहा, धीमे कदमों से, शिष्टाचार की एक ऐसी मुद्रा बनाए जैसे मैं उसकी बात ध्यान से सुन रहा हूं। मेरा साथी क्षण भर के लिए चुप रहा, फिर बड़े विश्वासपूर्ण स्वर में उसने कहा, मानवीय व्यवहार में निहित इरादों और उद्देश्यों से ज्यादा विचित्र और महत्वपूर्ण चीज इस दुनिया में और कुछ नहीं है। क्यों, मानते हो ना? अजीब आदमी है, मैंने सोचा। हाँ, लेकिन हम बातें किस चीज को लेकर के करेंगे? उसके शब्दों ने मुझे उलझा लिया था। पुराने परिचित की भांति घनिष्ठता से उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, साहित्य के उद्देश्यों के बारे में। क्यों, ठीक है ना? हाँ, लेकिन देर काफी हो गई है। नहीं, तुम्हारे लिए अभी देर नहीं हुई है। मैं ठिठक गया। उसके शब्दों ने मुझे स्तब्ध कर दिया था। उसने किसी और ही अर्थ में इन शब्दों का उच्चारण किया था और इतनी गंभीरता के साथ किया था जैसे वे साहित्य का उद्घोष मालूम होते थे। उसने दृढ़ता से मेरी बांह पकड़ी और आगे की ओर बढ़ चला। रुको नहीं, तुम मेरे साथ सही रास्ते पर हो, बातें शुरू करो। तुम मुझे ये बताओ कि साहित्य का उद्देश्य क्या है? मेरा अचरज बढ़ता जा रहा था, लेकिन आत्मसंतुलन घटता जा रहा था। आखिर ये आदमी मुझसे चाहता क्या है? ये है कौन? निसंदेह वो एक दिलचस्प आदमी था, लेकिन मैं उससे खींच उठा था। उससे पिंड छुड़ाने की कोशिश में मैं तेजी से आगे की ओर लपका, लेकिन वो भी पीछे न रहा। साथ चलते हुए शांत भाव से उसने कहा, मैं तुम्हारी दिक्कत समझ सकता हूँ। यकायक साहित्य के उद्देश्य की व्याख्या करना तुम्हारे लिए कठिन है। कहो तो मैं कोशिश करूं? उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कहने लगा, शायद बात बात में तुम सहमत होगे अगर मैं कहूं कि साहित्य का उद्देश्य खुद अपने को जानने में इंसान की मदद करना, उसके आत्मविश्वास को दृढ़ बनाना, उसके सत्यान्वेषण को सहारा देना, लोगों की अच्छाइयों को उद्घाटित करना और सौंदर्य की पवित्र भावना से उसके जीवन को शुभ बनाना है। क्यों, ठीक है ना? हाँ, कमोबेश ये सही है। इतना तो सभी मानते हैं कि साहित्य का उद्देश्य लोगों को और अच्छा बनाना है। तब देखो ना, एक लेखक के रूप में तुम कितने ऊंचे उद्देश्य के लिए काम करते हो। ये मुझे बड़ा अपमानजनक लगा। मैं दुख और खीज से चीख उठा, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? थोड़ी देर बाग में चलकर बैठते हैं। हल्की हंसी हंसते हुए और मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए उसने कहा, अब उस समय हम नगर बाग की एक वीथिका में थे। चारों ओर बबूल और लीलक की टहनियां दिखाई दे रही थी, जिन पर बर्फ की परत चढ़ी हुई थी।
ऐसा मालूम होता था जैसे बर्फ का कवच पहने ये सख्त टहनियाँ मेरे सीने को वेध कर मेरे हृदय के निकट पहुंच गई हो। मैंने बिना कुछ कहे अपने साथी की ओर देखा। उसके व्यवहार ने मुझे चक्कर में डाल दिया। इसके दिमाग का कोई पुर्जा ढीला मालूम होता है, मैंने सोचा, और उसके इस व्यवहार की व्याख्या से मैंने अपने मन को संतोष देने की कोशिश की। शायद तुम्हारा ये ख्याल है कि मेरा दिमाग कुछ चल गया है, हाँ? उसने जैसे मेरे भावों को ताड़ते हुए कहा, लेकिन अपना ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह और अशोभनीय है। बजाय इसके कि हम उस आदमी को समझने की कोशिश करें जो हमसे भिन्न है, इस बहाने की ओट में उसे समझने के झंझट से हम मुक्त हो जाना चाहते हैं। ये एक मनुष्य के प्रति दुखद उदासीनता का बहुत ही पुष्ट प्रमाण है। ओ ठीक है, मेरी खींच लगातार बढ़ती जा रही थी। माफ करना, लेकिन मैं अब चलना चाहूँगा। जाओ, उसने अपने कंधे को बिचकाते हुए कहा, जाओ, लेकिन जाने से पहले ये जान लो कि तुम अपने आप से भाग रहे हो। और मैं वहां से चल पड़ा। वो वहीं बाग में टीले पर रुक गया। वहां से वोल्गा नजर आती थी, जो अब बर्फ की चादर ताने थी, और ऐसा मालूम होता था जैसे बर्फ की उस चादर में सड़कों के काले फीके टके हो। सामने दूर तक के निस्तब्ध और विस्तृत मैदान फैले थे। वो वहीं पड़ी हुई बेंच पर बैठ गया और सूने मैदानों की ओर ताकता हुआ एक परिचित गीत की धुन गुनगुनाने लगा। वो क्या राह दिखाएंगे हमको जिन्हें खुद अपनी खबर नहीं। मैंने घूम कर उसकी ओर देखा। वो अभी भी मेरी ओर देख रहा था। ये समझकर कि यही विधि का विधान है, मैंने उसके पास लौटने का निश्चय कर लिया। तेज कदमों से चलकर मैं उसके पास पहुंचा और उसके बराबर में बैठ गया। देखो, अगर हमें बातें करनी है तो सीधे साधे ढंग से करनी चाहिए। मैंने आवेशपूर्ण लेकिन खुद को संयत रखते हुए कहा। लोगों को हमेशा ही सीधे साधे ढंग से बात करनी चाहिए। सिर हिलाते हुए उसने स्वीकार किया, लेकिन तुम्हें भी ये मानना पड़ेगा कि अपने उस ढंग से काम लिए बिना मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता था, क्योंकि आजकल सीधी सादी और साफ बातों को रूखी और नीरस कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि हम खुद इतने कठोर हो गए हैं कि किसी चीज में जोश और कोमलता लाने में असमर्थ रहते हैं। हम तुच्छ कल्पनाओं और दिवा स्वप्नों में रमना चाहते हैं। हम अपने आप को कुछ विचित्र और अनोखा जताना चाहते हैं, क्योंकि जिस जीवन की रचना हमने की है वो नीरस, बेरंग और उबाऊ है। जिस जीवन को हम इतनी लगन और उत्साह के साथ बदलने चले थे, उसने हमें कुचलकर तोड़ डाला है। थोड़ी देर चुप रहकर उसने फिर कहा, क्यों मैं ठीक कहता हूं ना? हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। तुम बड़ी जल्दी घुटने टेक देते हो। तीखी हंसी हंसते हुए मेरे प्रतिवादी ने मेरा माहौल उड़ाया। मैं पस्त हो गया और अपनी पैनी नजर मुझ पर जमा दी। मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छा, तुम जो कुछ लिखते हो उसे हजारों लोग पढ़ते हैं। तुम किस चीज का प्रचार करते हो? हाँ? लेकिन क्या तुमने कभी सोचा
कि तुम्हें लोगों को सीख देने का क्या अधिकार है? जीवन में पहली बार मैंने अपनी आत्मा को टटोला, उसे जांचा परखा। हाँ, तो मैं किस चीज का प्रचार करता हूं? लोगों से कहने के लिए मेरे पास क्या है? वही सब बातें जो हमेशा कहीं सुनी जाती हैं, लेकिन जो लोगों को बदलकर उन्हें बेहतर नहीं बनाती। फिर उन विचारों और नीति वचनों का प्रचार करने का मुझे क्या हक है, जिन पर ना मैं यकीन करता हूं और ना ही जिन्हें मैंने अपने जीवन में उतारा। जब मैंने खुद उनके खिलाफ आचरण किया, तब क्या ये सिद्ध नहीं होता कि उनकी सच्चाई में मेरा विश्वास नहीं है? अब मैं इस आदमी को क्या जवाब दूं जो मेरी बगल में बैठा है? लेकिन उसने मेरे जवाब की प्रतीक्षा से ऊब कर फिर बोलना शुरू कर दिया। एक समय था जब ये धरती लेखन कला विशारदों, जीवन एवं मानव हृदय के अध्येताओं तथा ऐसे लोगों से आबाद थी जो इस दुनिया को अच्छा बनाने की सर्वप्रबल आकांक्षा एवं मानव प्रकृति में गहरे विश्वास से अनुप्राणित थे, जिन्होंने ऐसी पुस्तकें लिखी जो कभी विस्मृति के गर्भ में विलीन नहीं होंगी, कारण वे अमर सच्चाइयों को अंकित करती हैं। उनके पन्नों से कभी विस्मृत न होने वाला सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। उनमें चित्रित पात्र जीवन के सच्चे पात्र हैं, क्योंकि प्रेरणा ने उनमें जान फूंकी है। उन पुस्तकों में अदम्य साहस, दहकता हुआ गुस्सा और उन्मुक्त सच्चा प्रेम है, और एक भी शब्द अतिरिक्त नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारी आत्मा ने इन्हीं पुस्तकों से पोषण ग्रहण किया है, लेकिन तुम्हारी आत्मा उन्हें पचा नहीं सकी। सत्य और प्रेम के बारे में तुम जो कुछ लिखते हो वो झूठा और अनुभूति शून्य प्रतीत होता है। लगता है जैसे शब्द जबरदस्ती मुंह से निकाले जा रहे हो। तुम चंद्रमा की तरह दूसरे की रोशनी से चमकते हो, जिनकी रोशनी भी बुरी तरह मलिन है, जो परछाइयां तो खूब डालती हैं लेकिन आलोक कम देती है, और ऊष्मा तो उनमें जरा भी नहीं है। असल में तुम इतने गरीब हो कि किसी को कुछ दे नहीं सकते जो वस्तुतः मूल्यवान हो, और देते भी हो तो आत्मसंतोष की इस सजग अनुभूति के साथ नहीं कि तुमने सुंदर विचारों और शब्दों की निधि में वृद्धि करके जीवन को संपन्न बनाया, बल्कि इसलिए देते हो कि तुम जीवन और लोगों से अधिकाधिक ले सको। तुम इतने दरिद्र हो कि किसी को उपहार नहीं दे सकते, या सूदखोर हो और अनुभव के टुकड़ों का लेन देन करते हो ताकि ख्याति के रूप में सूद बटोर सको। तुम्हारी लेखनी सिर्फ चीजों की सतह को ही खरोचती है। तुम जीवन की तुच्छ परिस्थितियों को बड़े ही निरर्थक ढंग से पहुंचते उरेटते रहते हो। तुम साधारण लोगों के साधारण भावों का वर्णन करते रहते हो। शायद तुम इससे उन्हें अनेक साधारण और महत्वहीन सच्चाइयां सिखाते हो, लेकिन क्या तुम ऐसी रचना भी कर सकते हो जो मनुष्य की आत्मा को ऊंचा उठाने की क्षमता रखती है? नहीं। तब क्या तुम्हारे लिए ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर जगह पड़े हुए कूड़े के ढेरों को कुरेदा जाए, ताकि ये सिद्ध किया जा सके कि मनुष्य बुरा है, मूर्ख है, परिस्थितियों का गुलाम है, आत्मसम्मान की भावना से बेखबर है, पूर्णतया या हमेशा के लिए कमजोर, दयनीय और अकेला है? अगर तुम पूछो
तो मनुष्य के बारे में ऐसा घृणित प्रचार मानवता के शत्रु भी करते हैं। और दुख की बात यह है कि वे लोगों के हृदय में ये विश्वास जमाने में सफल भी हो चुके हैं। तुम ही देखो, मानव मस्तिष्क आज कितना संकुचित हो गया है, उनकी आत्मा के तार कितनी बेआवाज है। इसमें अचरज की कोई बात नहीं कि वो अपने आप को उसी रूप में देखता है जैसा उन्हें पुस्तकों में दिखाया जाता है। और पुस्तकें खास तौर से प्रतिभा का भ्रम पैदा करने वाली वाक चपलता के साथ लिखी गई पुस्तकें पाठकों को हतबुद्धि करके उन्हें कुछ हद तक अपने वश में कर भी लेती है। अगर उनमें मनुष्य को कमजोर, दयनीय और अकेला दिखाया गया हो तो पाठक उनमें अपने आप को देखते समय अपना भौंडापन तो देखता है, लेकिन उसे ये नहीं नजर आता कि इसमें उनके सुधार की भी कोई संभावना हो सकती है। क्या तुम्हें इस संभावना को उभार कर रखने की क्षमता है? लेकिन तुम ये कैसे कर सकते हो? क्योंकि तुम तो खुद ही, खैर जाने दो। मैं तुम्हारी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि तुम मेरी बात को काटने और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश किए बिना मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो। तुम अपने आप को मसीहा के रूप में देखते हो, समझते हो कि बुराइयों को खोल कर रखने के लिए ईश्वर ने तुम्हें धरती पर भेजा है ताकि अच्छाई की विजय हो। लेकिन बुराइयों को अच्छाइयों से छांटते समय क्या तुमने ये नहीं देखा कि वे दोनों एक दूसरे से गुथी हुई हैं? उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मुझे तो इसमें भी भारी संदेह है कि इस काम के लिए तुम्हें ईश्वर ने धरती पर भेजा है। अगर वो भेजता तो तुमसे ज्यादा मजबूत इंसान को इस काम के लिए चुनता। उनके हृदय में सत्य, जीवन और लोगों के प्रति गहरे प्रेम की ज्योत जगाता, ताकि वे अंधकार में उनके गौरव और शक्ति का उद्घोष करने वाली मशाल की भांति आलोक फैलाए। तुम्हारी तरह अन्य लोग जो कुछ भी लिखते हैं उन सब का एक सचेत पाठक मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम क्यों लिखते हो? तुम्हारी कृतियां कुछ नहीं सिखाती हैं। पाठक सिवा तुम्हारे अन्य किसी चीज पर लज्जा का अनुभव नहीं करता। तुम्हारी रचनाएं आम साधारण लोग, आम साधारण विचार और आम साधारण घटनाएं हैं। आत्मा के विद्रोह, आत्मा के पुनर्जागरण के बारे में तुम लोग कब बोलना शुरू करोगे? तुम्हारे लेखन में रचनात्मक जीवन की वो ललकार, वीरत्व के दृष्टांत और प्रोत्साहन के वे शब्द कहां हैं जिन्हें सुनकर आत्मा आकाश की ऊंचाइयां छूती है? शायद तुम कहो कि हम जो कुछ पेश करते हैं उनके अलावा जीवन में अन्य नमूने मिलते कहां हैं? ना ना ना, ऐसी बात मुझसे न निकालना। वो जिसे ईश्वर ने लिखने की शक्ति प्रदान की है, वो जीवन के सम्मुख अपनी पंगुता स्वीकार करे, उससे ऊपर उठने की अक्षमता स्वीकार करे। अगर तुम्हारा स्तर भी वही है जो आम जीवन का, अगर तुम्हारी कल्पना ऐसे नमूनों की रचना नहीं कर सकती जो जीवन में मौजूद न रहते हुए भी उसे सुधारने के लिए अत्यंत आवश्यक है, फिर तुम्हारा कृतित्व किस मर्ज की दवा है? तुम्हारे धंधे की क्या सार्थकता रह जाती है? लोगों के दिमागों को उनके घटना विहीन जीवन का फोटोग्राफिक चित्र का गोदाम बनाते समय अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछो कि क्या तुम इससे उनका नुकसान नहीं पहुंचा रहे? कारण अब तुम्हें यह तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए कि तुम जीवन का ऐसा चित्र पेश करने का ढंग नहीं जानते जो लज्जा की एक
प्रतिशोधपूर्ण चेतना को जन्म दे। तुम नए जीवन के स्पंदन को तीव्र और उनमें स्फूर्ति का संचार करना चाहते हो, जैसा कि अन्य लोग कर चुके हैं। ये कहकर वो रुक गया। मैं बिना कुछ बोले उसके शब्दों पर सोचता रहा। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा, एक बात और, क्या तुम ऐसी कोई आह्लादपूर्ण हास्य रचना कर सकते हो जो आत्मा का सारा मैल धो डाले? देखो ना, लोग ये भी भूल गए हैं कि ठीक ढंग से हंसा कैसे जाता है। वे उत्साह से हंसते हैं, वे अक्सर अपने आंसुओं को वेध कर हंसते हैं। वे हृदय के उस समूचे उल्लास से कभी नहीं हंसते जिसके वयस्कों के पेट में बल पड़ जाते हैं, पसलियां बोलने लगती हैं। अच्छी हंसी एक स्वास्थ्यप्रद चीज है। आखिर हंसने की क्षमता उन गिनी चुनी चीजों में से एक है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। क्या तुम निंदा की हंसी के अलावा अन्य किसी प्रकार की हंसी को जन्म दे सकते हो? निंदा की हंसी तो बाजारू हंसी है जो मनुष्य को सिर्फ हंसी का पात्र बनाती है कि उसकी स्थिति दयनीय है। तुम्हें अपने हृदय में मनुष्य की कमजोरियों के प्रति घृणा और मनुष्य के प्रति महान प्रेम को जन्म देना चाहिए। तभी तुम लोगों को सीख देने का अधिकारी बन सकोगे। अगर तुम घृणा और प्रेम दोनों में से किसी का अनुभव नहीं कर सकते तो अपना सिर नीचा रखो और कुछ कहने से पहले 100 बार सोचो। सुबह की सफेदी फूट चली थी, लेकिन मेरे हृदय में अंधेरा गहरा रहा था। यह आदमी जो मेरे अंतर के सारे भेदों से वाकिफ था, अभी भी बोल रहा था। सब कुछ के बावजूद जीवन पहले से अधिक प्रशस्त और अधिक गहरा होता जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ बहुत धीमी गति से हो रहा है, क्योंकि तुम में इस गति को तेज बनाने लायक ना तो शक्ति है और ना ही ज्ञान। जीवन आगे बढ़ रहा है। लोग दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। उनके सवालों का जवाब कौन दे? ये तुम्हारा काम। लेकिन क्या तुम जीवन में इतने गहरे बैठे हो कि उन्हें खोलकर दूसरों के सामने रख सको? क्या तुम जानते हो कि समय की मांग क्या है? क्या तुम्हें भविष्य की जानकारी है? और क्या तुम अपने शब्दों से उस आदमी में नई जान फूंक सकते हो जिसे जीवन की नीचता ने भ्रष्ट और निराश कर दिया है? ये कहकर वो चुप हो गया। मैंने उसकी ओर नहीं देखा। जाने कौन सा भाव मेरे हृदय पर छाया हुआ था, शर्म का अथवा डर का। मैं कुछ बोल भी नहीं सका। क्या हुआ? तो कुछ जवाब नहीं देते? उसी ने फिर कहा, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे मन की हालत समझ सकता हूं। अच्छा, तो मैं चला। इतनी जल्दी? मैंने धीमी आवाज में कहा, कारण मैं उससे चाहे जितना भयभीत रहा हूं, लेकिन उससे अधिक मैं अपने आप से डर रहा था। हाँ, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं फिर आऊंगा। मेरी प्रतीक्षा करना।
और वो चला गया। लेकिन क्या वो सचमुच चला गया? मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा। वो इतनी तेजी और खामोशी से गायब हुआ जैसे छाया। मैं वहीं बाग में बेंच पर बैठा रहा, जाने कितनी देर तक। न मुझे ठंड का पता था, न इस बात का कि सूरज उगाया है और पेड़ों की बर्फ से ढकी टहनियों पर चमक रहा है